हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर और हमने अभी तक कवर कर लिया है बेसिक। और अगर अभी तक आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर की वीडियो नहीं देखी है तो आज जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी। ऑल्सो हमने साइंस के भी सैम्पल पेपर की वीडियो कवर कर ली है और अगर वो भी आपसे मिस हो चुकी है तो उसका लिंक भी मैं आई बटन पर डाल दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं विद मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 पार्ट्स A, B, C। जैसे उसके अंदर सेक्शंस थे, सेम यहाँ पर भी 3 सेक्शंस हैं। हर एक सेक्शन में सेक्शन A और सेक्शन B में 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 16 अटेम्प्ट करने हैं, बट हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। एंड सेक्शन C के अंदर 10 क्वेश्चंस हैं केस स्टडी के बेस पर, और उसमें से हमें 8 अटेम्प्ट करने हैं पेपर में, बट यहाँ हम पूरे के पूरे करेंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब अगर आप गलती से कोई और आंसर दे देते हैं तो उस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है कि आपने जो स्कोर करे हैं उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेक्शन A का, जिसके अंदर से 20 क्वेश्चंस हैं। The ratio of LCM and HCF of least composite and least prime number is। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर, उन दोनों का हमें एलसीएम लेना है और एचसीएफ लेना है और उसका रेशो यानी कि उसको हमने डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें सबसे पहले लीस्ट कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए और लीस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद के टेबल पर जाते हैं, जो किसी और टेबल पर नहीं जाते, ठीक है। तो लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जी? नहीं, 1 नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था 1 जो होता है ना ही कंपोजिट नंबर में इंक्लूड होता है, ना ही वो प्राइम नंबर में इंक्लूड होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2, ठीक है, क्योंकि जो 2 है वो अपने टेबल पर भी जाता है और 1 के टेबल पर भी जाता है। ओके, तो लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। एंड व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स यानी कि जैसे इसके 2 ही फैक्टर हैं, एक तो खुद और एक 1, ठीक है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जो प्राइम नंबर से ऑपोजिट होते हैं, यानी कि उनके कितने होने फैक्टर्स होने चाहिए? कम से कम 3 होने चाहिए। 3 का मतलब एक तो 1 होगा ही होगा, एक वो खुद के टेबल पर जाएंगे ही जाएंगे, और एक और भी होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ काउंटिंग लिखूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक मैं ढूंढूं तो 1 तो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर मिल गया। 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर जो खुद के टेबल पर जाता है और 1 के टेबल पर जाता है। फिर 4 के फैक्टर्स हमें पता है, 2 मल्टीप्लाई 1, तो मिल गए 3 फैक्टर्स। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर वो कौन सा मिला हमें? 4, ठीक है। तो एक तो 2 मिल गया और एक 4 मिल गया। हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। तो फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? 2 के फैक्टर्स बनाइए, 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2 की पावर 1। 4 के फैक्टर्स बनाइए, 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2 की पावर 2। तो फिर हम एलसीएम में क्या करते हैं, देखते हैं मैक्सिमम पावर किसकी है। 2 की पावर 1 मैक्सिमम है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 मैक्सिमम है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2, तो एलसीएम आ गया 4। एचसीएफ क्या करते हैं? एचसीएफ में हम फैक्टर्स को देखते हैं और उसके कॉमन नंबर्स पिक करते हैं, और यहाँ एक कॉमन नंबर है जो है 2, सो एचसीएफ इज 2। अब एलसीएम और एचसीएफ हो गया। अब इसका क्या फाइंड करना था हमको? रेशो। तो रेशो के लिए क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे एलसीएम ऑफ and HCF of 4/2 कैंसिल होके 2/1 दैट इज 2:1। एक चीज यहाँ पे नोट करेंगे, अगर यहाँ पे पूछा जाता रेशो ऑफ HCF एंड LCM तो हम HCF को ऊपर लिखते और LCM को नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले LCM पूछा गया तो हमने पहले ऊपर LCM लिखा है। तो क्या आया है? 2/1 दैट इज 2:1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स कोइंसिडेंट
को इंसिडेंट की कंडीशन याद करिए, क्या थी को इंसिडेंट की कंडीशन। तो ये पढ़ रखी है हमने कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन। अगर आप लोगों को ये चैप्टर है आप लोगों का थर्ड। अगर किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने सभी चैप्टर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आपसे कोई भी चैप्टर मिस हो चुका है तो आप वहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो आपको उस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो कोइंसिडेंट लाइंस की ये कंडीशन होती है। नाउ व्हाट आर A1, A2, B1, B2, C1, C2, ये होती हैं इक्वेशंस। तो दो इक्वेशंस दे रखी हैं, x5x प्लस 7y इक्वल्स टू 3 एंड 15x प्लस 21y इज इक्वल टू k। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो इसके साथ लगता है 1 1 1 एंड x का कोफिशिएंट इज A1, y का कोफिशिएंट इज B1 एंड कांस्टेंट इज C1। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो x का कोफिशिएंट A2, y का कोफिशिएंट B2 एंड कांस्टेंट इज C2। ठीक है, तो हमें दे रखी हैं ये कंडीशंस, तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। A1 कितना है 5, A2 कितना है 15 इक्वल्स टू B1 7, B2 21, C1 3, C2 k। अब सबका रेशो क्या आ रहा है, इसको इससे कैंसिल करें तो 3 आ रहा है, इसको इससे कैंसिल करें तो 3 आ रहा है। दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो क्या आएगा, 1/3 इज इक्वल टू 3/k। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, k इक्वल्स टू 3 3 9। तो अब देखिए अगर k की जगह पे 9 पुट करूंगी तो 3 को इससे कैंसिल किया वो भी क्या आ जाएगा 1/3। 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/3। तो k की वैल्यू क्या आएगी 9। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन थर्ड। A girl walks 200 meter towards east and then 150 meter towards north। ठीक है, तो कभी भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले डायरेक्शंस असाइन कर देते हैं। इस तरीके से हम इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पहले ऐसे लगाते हैं। फिर देखिए एक गर्ल है 200 मीटर वॉक करती है टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ वो गई 200 मीटर। ठीक है, देन 150 मीटर गई नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ गई 150 मीटर। ओके, अब अब गर्ल का डिस्टेंस बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्ट तो वो यहाँ से हुई थी, अब स्टार्टिंग पॉइंट से इस गर्ल का यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। तो इसको नाम दे देते हैं O, ये A और ये एक B। ठीक है, बस एक हिंट देने की ज़रूरत है आपको और आप इजीली कर लोगे। आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट एंड नॉर्थ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सभी की सभी जो डायरेक्शंस होती हैं परपेंडिकुलर होती है, जैसे कि ये चीज़ हो गई, ये है, तो ये सब क्या है परपेंडिकुलर है, राइट। तो जैसे हमने परपेंडिकुलर लगाया आपको पता चल गया हमें क्या करना है। तो इन ट्राइंगल OAB हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाली साइड, दिस इज OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ये हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट AB। AB क्या है 150 का स्क्वायर, OA इज 200 का स्क्वायर। ये हो गया 225, साथ में 2 0, ये हो गया 4 और साथ में 2 0 थी और 2 0 लग गई। ठीक है, कभी भी हम स्क्वायर करते हैं 2 0 है तो और 2 0 लग जाएंगी, 1 0 है तो 2 0 लग जाएगी। 15 का स्क्वायर मुझे ऑलरेडी पता था, तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं पड़ती है। अब हम क्या करेंगे, इसका प्लस कर देंगे, तो ये आ गया 62500। अब इसका स्क्वायर रूट भी बनाना बहुत इजी है, स्क्वायर हटाया ऊपर हमने इसके रूट लगा दिया। ठीक है, 2 0 है, बाहर आएगी 1 0 और 625 का हमें पता है क्या होता है रूट 25, तो ये हो गया, इसका हो गया 25, 2 0 थी साथ में 1 0 बाहर आ जाएगी। तो ये कितनी दूर है गर्ल, 250 मीटर दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है।
ऑप्शन बी इज करेक्ट, 250 मीटर। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इज, हमें एल्टीट्यूड की लेंथ बतानी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रोम्बस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है कि ये रोम्बस है, ये रोम्बस है, ठीक है। गलत नहीं है, ये रोम्बस है, बट ये रोम्बस की एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जिसे हम बोलते हैं काइट रोम्बस, ठीक है। अगर नॉर्मल रोम्बस की बात की जाए तो हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्मल रोम्बस को। अब आप बोलेंगे ये तो पैरेललोग्राम है। भाई जो पैरेललोग्राम होता है उसकी कंडीशन ये होती है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी। बट रोम्बस में क्या होता है, ये सारी एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि 5 5 5 5। पैरेललोग्राम में क्या होगा, ये 5 5 तो ये 6 6, ठीक है। ऑपोजिट इक्वल होती है, रोम्बस में सभी के सभी इक्वल होती हैं। तो ये हमने मान लिया रोम्बस है ए बी सी एंड डी, और इसके डायगोनल्स ये रहे और ये रहे। ये छोटा डायगोनल है तो इसको छोटी लेंथ दे देते हैं, दैट इज 24। ये लंबा डायगोनल है तो इसको लंबी लेंथ दे देते हैं, दैट इज 32 सेंटीमीटर। ये चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है। फिर हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, और हाइट का मतलब परपेंडिकुलर। तो हमें यहाँ ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। तो अब हम इसे कैसे फाइंड करें, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है ना, ये वाली रेड से जो मैंने मार्क किया ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ये कैसे फाइंड करें, देखिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बताइए। एरिया ऑफ रोम्बस अगर छोटी क्लासेस में पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन नंबर नहीं याद, आई थिंक इट इज क्वेश्चन नंबर 2 है वो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है वो, एक्सरसाइज 7.2 का, जिसके अंदर ब्रैकेट में आपको दे रखा है हिंट कि एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये डायगोनल 1 ये डायगोनल 2, ठीक है। तो ये हमें बोला होता है एरिया ऑफ रोम्बस, ओके। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया में तो डायगोनल्स आ गया, ये तो नहीं आया है ना, कोई बात नहीं। अब सोचिए एरिया ऑफ एनी फिगर, किसी भी फिगर का हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, बेस इंटू हाइट करके फाइंड करते हैं, याद है इस चीज़ का, ये तो हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं 5th 6th 7 से। किसी भी चीज़ का अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, बेस की लेंथ मल्टीप्लाई उसकी हाइट, यही होता है। तो एरिया ऑफ रोम्बस हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। अच्छा तो देखिए अब क्या होगा, अगर मैं एरिया ऑफ रोम्बस इससे निकाल लूँ है ना, और वो इसकी इक्वल पुट कर दूँ, क्योंकि है तो ये रोम्बस ABCD दोनों की इसी की बात हो रही है, ये वाली यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ, और यहाँ पर हाइट तो मैं निकाल लूंगी बट उसके लिए मेरे पास बेस भी तो होना चाहिए, है ना, बेस भी होना चाहिए। यानी कि ये क्वेश्चन 3 स्टेप में होगा। पहला स्टेप मैं इसका एरिया निकालूंगी और उसको यहाँ पे लिख दूंगी। दूसरा स्टेप मुझे उसका फिर बेस भी फाइंड करना पड़ेगा, वो हम बेस यहाँ फाइंड कर लेंगे, फिर जाके निकलेगी हाइट, है ना। कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। तो पहले आ गया एरिया, डायगोनल 1 24, डायगोनल 2 32, तो ये हो गया 12। तो 32 मल्टीप्लाई 12, ये आ गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 384। नेक्स्ट हमें चाहिए बेस। अब बेस निकालना है मुझे, ये रहा AB, है ना। इसका बेस कैसे निकाला जाए, ये सेंटर है इसका O। एक चीज़ आपको पता है कि जो रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को जो कट करते हैं, एक तो 90 डिग्री पे कट करते हैं, और बाइसेक्टर का मतलब होता है हाफ हाफ में कट करते हैं। अब जैसे ये पूरी 32 थी तो ये 16 हो जाएगी, ये 16 हो जाएगी। ये पूरी की पूरी 24 थी तो ये 12 हो जाएगी और ये 12 हो जाएगी। तो ओ ए मुझे पता चल गया ये है 16 सेंटीमीटर, और ओ बी मुझे पता चल गया ये है 12 सेंटीमीटर, और ये है 90 डिग्री। वेरी गुड। अब यहाँ से क्या पता चलेगा, मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पे बना रही हूँ इस तरीके से। ये है 16 सेंटीमीटर ओ ए बी, ये है 12 सेंटीमीटर, और ए बी हमें फाइंड करना है, बेस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या लगेगी, ये 90 डिग्री हो गया, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये आ गई ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। आप चाहे ओ ए ले लो चाहे ओ बी ले लो। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ 16 का स्क्वायर, बेस हो गया 12 का स्क्वायर, ये होता है 256, ये होता है 144, प्लस कर देते हैं 0 कैरी ओवर 1 0 1, ये हो गया 400। तो ए बी कितना आ जाएगा, रूट करिए 400 का, क्या आएगा 20 सेंटीमीटर। तो मेरे पास आ गया बेस 20, तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ 20 इंटू हाइट। अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड, तो कैंसिल कर देते हैं इसको 2 पे, 2 1 सा 2 9 सा इंटू 2 सा, तो ये आ गया 19.2। देखिए आगे कभी भी ऐसे आ जाए ना, नीचे 10 और ऊपर कोई डिजिट है, आप फर्दर कैंसिल करने की नीड नहीं है। आप क्या करोगे, जितनी जीरो उतनी डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं, तो हमारे कितना आ गया 19.2। तो यही हमें फाइंड करनी थी लेंथ। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये रहा ऑप्शन डी इज करेक्ट 19.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5th, 2 fair coins are tossed, 2 कॉइन को हमने टॉस किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। ठीक है, सबसे पहले बाद में ये पढ़ते हैं क्वेश्चन, सबसे पहले हमें पता है कि 2 कॉइन्स को हमने टॉस किया। 2 कॉइन्स को जब हम टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी आती हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख रही हूँ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, क्वेश्चन 5th। टोटल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब कि 2 कॉइन को हमने टॉस किया, पहले क्या हो सकता है, दोनों पे हेड आ सकते हैं, पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी आती हैं, 4 आती हैं जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड। जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत आए ना, तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखिए। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक हेड, इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना आ सकता है, बट इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक हेड तो ओके, बट एक से ज्यादा हेड नहीं आने चाहिए। तो एक हेड तो ये रहा, ये भी रहा, ज्यादा से ज्यादा अगर नहीं भी होगा तो भी चलेगा। यस, तो टीटी भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। देखिए इसका एक एग्जांपल देके समझाती हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, ठीक है, तो आपके टीचर्स आपको कहते हैं आप अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा 2 गेस्ट को और ला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट 2 गेस्ट को और ला सकते हैं। ठीक है, इनकी 2 से ज़्यादा को नहीं ला सकते, और नहीं भी लाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नहीं भी होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए गेस्ट। सेम यहाँ पर उन्होंने बोला 1 से ज़्यादा हेड नहीं होना चाहिए, एक नहीं भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया HT आ गया, TH आ गया एंड TT आ गया, तो टोटल कितने हो गए 3। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड क्या होती है, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो 1 हेड के फेवर में कितनी है, 3 है, ये हो गई आपकी फेवरेबल आउटकम, तो ये हो गया 3 बाय टोटल पॉसिबल आउटकम दैट इज 4। दिस इज योर आंसर। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन ए 3 बाय 4, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं जो सिमिलर हैं और बोला गया है कि इफ AM एंड PN जो है वो एल्टीट्यूड्स हैं इन ट्राइंगल्स के और AB स्क्वायर PQ स्क्वायर हमें दे रखी है 4:9 में, हमें फाइंड करना है AM और रेशो PM। तो हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं दो ट्राइंगल्स। ये रहा एक ट्राइंगल ABC जो सिमिलर दे रखा है हमें किस ट्राइंगल के, PQR के, ठीक है। और AM जो है वो एल्टीट्यूड है इसका, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, यस परपेंडिकुलर, एंड PN जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, दैट इज PN, ठीक है। ये सिमिलर दे रखे हैं तो ट्राइंगल ABC है सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ओके। और हमें रेशो दे रखा है किसका, AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर, ये किसके इक्वल दे रखा है, 4/9 की दे रखा है इक्वल, ठीक है। अच्छा, हमें फाइंड करना है AM बाय PN का रेशो, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें जो ट्राइंगल सिमिलर दे रखा है तो उससे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इससे हमें ये तो मिलती है कि सारी की सारी जो साइड्स होती है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है, AB बाय PQ, BC बाय QR, AC बाय PR, है ना। अच्छा, इन सब साइड्स का तो रेशो इक्वल है। अब इन साइड्स में ये एल्टीट्यूड तो नहीं आ रहे, हमें तो एल्टीट्यूड चाहिए, राइट, ओके। तो AB बाय PQ इसका हमें रेशो दे रखा है, कैसे दे रखा है, हमें तो स्क्वायर दे रखा है, कोई बात नहीं, स्क्वायर है तो मैं इस पे रूट लगा देती हूँ। जब AB बाय PQ हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, 4/9 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये AB बाय PQ इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया दिस इज 2/3, ओके। हमें फाइंड करना है AM एंड PN का रेशो। अब AM और PN किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, दोनों एक ही ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में। ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ABM जिसके अंदर AB की इंफॉर्मेशन है और AM की फाइंड करनी है। सिमिलरली PQN जिसके अंदर से PQ की इंफॉर्मेशन है और PN की फाइंड करनी है। तो अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दूं, ठीक है, तो उसकी साइड्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐसे ही प्रोपोर्शन में लिख सकती हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AM बाय PN भी आ जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको सिमिलर प्रूव करते हैं इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए सबसे इजी मेथड क्या होता है, दो ट्राइंगल सिमिलर, दो ट्राइंगल्स इक्वल को प्रूव कर दो, है ना। तो पहला ट्राइंगल तो हमें दिख ही रहा है, पहला एंगल कौन सा, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो लिख देते हैं एंगल M इक्वल्स टू एंगल N, ईच 90। नेक्स्ट बताइए, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, वाई, क्योंकि ABC ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो सिमिलर का मतलब क्या होता है, एंगल A इक्वल होगा एंगल P के, एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के, एंगल C इक्वल होगा एंगल R के। तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, साथ के साथ उनकी साइड्स तो रेशो में होती ही होती हैं। तो अगर इक्वल है तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, वाई, क्योंकि ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, तो इसलिए एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बस मेरा प्रूव हो गया कि ट्राइंगल ABM जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQN के, किस क्राइटेरिया से, बाय AA क्राइटेरिया। जैसे ही ये सिमिलर हुआ, मैंने सिमिलर किया ही क्यों है, सो दैट मैं इसकी साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख सकूं, AB बाय PQ, BM बाय QN, AM बाय PN, ओके। चलिए अब देखिए, मुझे चाहिए क्या था, AM बाय PN का रेशो, मेरे पास था क्या, AB बाय PQ का रेशो। तो देखिए दोनों के अंदर ये कनेक्शन आ गया, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो मेरे पास आ गया आपके पास AB बाय PQ इक्वल है AM बाय PN के। तो AB बाय PQ क्या आया, 2/3, यही रेशो आ गया आपका AM बाय PN। तो मेरे पास ये रेशो आ चुका है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज
2/3, दिस इज 2:3. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो ये था क्वेश्चन 6. चलिए करते हैं क्वेश्चन 7. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 sin square beta minus 2 sin square beta is equal to 2, then beta is. तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे डर जाते हैं कि ये बीटा क्या आ गया. ठीक है, जैसे आप लोग किसी भी सिचुएशन को लेट करते हो ना x और y के अंदर, ऐसे ही जब हम कभी एंगल लेट करते हैं तो मोस्टली हम थीटा या अल्फा या बीटा इस तरीके से करते हैं. आगे आगे आप एक और पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं फाई. तो ये कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनके नाम होते हैं, दिस इज थीटा, अल्फा, बीटा, फाई, जिससे हम एंगल को वो कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट यू कैन से बीटा है या थीटा है, जो आप जिससे ज़्यादा फैमिलियर हो. ओके, तो हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है बीटा की. कैसे करें? 2 sin square बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2. ये आ रहा है ना. ओके, तो क्या किया जाए? सबसे पहले अगर मैं कॉस स्क्वायर बीटा को साइन में कन्वर्ट कर लूँ, कैसे करूँ? ध्यान से देखिए, हमें पता है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1. ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास. अगर अभी तक आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज लर्न करने की ट्रिक की वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट एक बार जरूर देखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके हायर स्टडीज़ में भी ये बहुत काम में आएंगी. पर्टिकुलरली इस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी. राइट, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकालते हैं. क्या आ जाएगा आपके पास? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा. ठीक है, तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, माइनस 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 प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट 2 प्लस 1 3 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू -1 है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 3. तो ये हो गया 3 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3. अब साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 1. तो अब बताइए मुझको साइन के अंदर 1 कौन सी वैल्यू होती है? अब ये वाली टेबल लर्न करनी थी आपको, है ना. तो टेबल के लिए भी मैं उसकी वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन पे डाल दूंगी. वो भी एक ट्रिक थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम ये सारे के सारे एंगल्स की वैल्यू कैसे लर्न कर सकते हैं. तो वहाँ पे आप जाके देखेंगे वीडियो तो आपको ध्यान में आएगा. ये होता है आपके पास 90 डिग्री. तो ये हो जाएगा साइन 90, दैट इज बीटा हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री. तो कौन सा आपके पास ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 90 डिग्री. चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 8, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन 44.123 आर. हमें बताना है ये जो हमें नंबर दे रखा है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका डिनोमिनेटर पता होना चाहिए. ठीक है, तो देखते हैं. तो ये है क्वेश्चन 8, नंबर है आपके पास 44.123. ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर हमें निकालना है. डिनोमिनेटर कैसे निकालेंगे? पॉइंट हटाएंगे, कितनी डिजिट्स हैं? 3, तो 3 जीरोस लग जाएंगे. ठीक है, फिर सेकंड काम, अब हमें इसके क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. 1000 के जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या बनेंगे? 2, 500, 2, 250, 2, 125, 5, फिर से 25, 5, 5, 5. तो किस में बन रहे हैं? 2 और 5 के बीच में बन रहे हैं. तो क्या आ रहा है इसका आंसर? ये आएगा 2 and 5. ठीक है, ये तो हो गया मेथड आप लोगों का तब जब कुछ दिमाग में नहीं आ रहा. ठीक है, बट ये सेम चीज़ हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी. क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले हम नंबर देखेंगे. ये है 44.123. ठीक है, ये कैसा नंबर है?
ये है आपका टर्मिनेटिंग नंबर है ना, टर्मिनेट हो गया ये, टर्मिनेट मतलब रुक गया है, कितनी टर्म्स के बाद, 3 टर्म्स के बाद रुक गया है, आगे बढ़ नहीं रहा, ऐसे तो नहीं लगा हुआ ना इसके साथ कि चलता जा रहा है, तो ये टर्मिनेट हो चुका है, रुक गया है। तो जितने भी एक्सपेंशंस टर्मिनेटिंग होती हैं, जिसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है, उनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, उनके जो डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 2 की पावर m, 5 की पावर n, याद आए, ये हमने थ्योरम पढ़ी थी उसके अंदर, एक्सरसाइज 1.4 के अंदर पढ़ी थी, तो वही चीज़ आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि एक तो टर्मिनेट हो चुका है, अगर टर्मिनेट हो चुका है तो उसका डेफिनेटली उसके जो डिनोमिनेटर होगा उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के टर्म्स में होंगे, तो वो डेफिनेटली यही आंसर होगा। अगर इन केस अगर आपको ये चीज़ याद नहीं आ रही है फिर तो यही ऑप्शन बचता है आपके पास, इसका डिनोमिनेटर निकालो, डिनोमिनेटर के बाद इसके फैक्टर्स बना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9th, the lines x is equal to a and y equals to b are, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए x और y लाइंस क्या होती हैं, ये होती है x एक्सिस, ये होती है आपकी y एक्सिस, ठीक है। तो x पे a पॉइंट, अब a पॉइंट तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया हुआ, a कोई भी हो सकता है, यहाँ पे भी कोई भी हो सकता है, यहाँ पे भी कोई भी हो सकता है, y पे बोला है b पॉइंट, तो b यहाँ पर भी कोई भी हो सकता है और यहाँ पे भी कोई भी हो सकता है। मैं ले लेती हूँ a पॉइंट, ये ले लेती हूँ, b पॉइंट ये ले लेती हूँ। तो देखिए अगर इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ की जाए x इज इक्वल टू a और यहाँ ड्रॉ की जाए y इक्वल्स टू b, तो ये क्या कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, राइट। तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका, इंटरसेक्टिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंटरसेक्टिंग। पैरेलल तो नहीं थी, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई, ऐसा भी नहीं था, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अब आप कहेंगे कि आपने तो ऑप्शन ही ऐसा चूज किया कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, है ना, जी नहीं, कोई भी उठा के देख लो, एक्स एक्सिस पे कोई भी देख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ देख लो, ये भी इसको कट करेगी, ये नहीं लेनी तो यहाँ देख लो, ये भी इसको कट कर रही है, ये इसको भी कट कर रही है, तो आप कहीं भी देख लीजिए क्यों, ऐसा क्यों है, x पे a और y पे b ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों करती हैं, क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, इसीलिए कोई भी लाइन x से ड्रॉ होगी या y से ड्रॉ होगी वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट ही करेंगी, क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, राइट। तो ये था क्वेश्चन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a -5, 6 फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है इससे फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ डिफरेंट क्या है, यहाँ डिफरेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए ओरिजिन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जब हम ड्रॉ करते हैं ना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, ये चीज होती है आपकी ओरिजिन, और ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है आपको, -5 and 6, तो -5 and 6, तो x का आएगा -5 जो यहाँ कहीं आएगा, और y का आएगा 6 जो यहाँ कहीं आएगा, तो -5 and 6, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, a पॉइंट, -5, 6, और ये मान लेते हैं पॉइंट O है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, ठीक है। तो अब हम निकालने वाले हैं इनके बीच में डिस्टेंस, पॉइंट O ओरिजिन वाला और पॉइंट A -5, 6, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, याद करिए क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, हमने 7th चैप्टर में पढ़ा था, OA का डिस्टेंस निकालना है, रूट बोलिए x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब क्या होते हैं x1 y1 x2 y2, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मान लीजिए दिए x1 y1, दिस इज x2 y2, वैल्यू पुट कर दीजिए, x2 -5 -0 का स्क्वायर, 6 -0 का स्क्वायर, तो ये हो गया -5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया 1, ये आ गया 6, जो ये आ गया 61 यूनिट्स। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके पास, सो रूट 61,
देखिए नॉर्मल 61 भी दे रखा था, है ना, लेकिन हमें पता उसके ऊपर रूट आ रहा है तो रूट 61। कई बार क्या करते हैं बच्चे, इस रूट को भूल जाते हैं, सिर्फ ये याद रखता है उनको कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। तो उस केस में आपके पास 61 आ जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये रूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 23/25 देन a क्या है? रैशनल है, इरेशनल है, होल नंबर है, इंटीजर है, क्या है? ठीक है, तो देखिए अगर a स्क्वायर आपका 23/25 है तो a क्या होगा, इसके ऊपर रूट लगा दीजिए 23/25। तो जब रूट से बाहर आएगा तो 23 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन रूट 25 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, तो a कितना आ गया आपके पास, रूट 23/5 आ गया। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, आप लोगों को मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था जितने भी प्राइम नंबर अगर आपके रूट के अंदर आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका इरेशनल नंबर हो जाता है। तो 23 यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है जो रूट के अंदर आया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। बेशक उसके डिवाइड में 5 है बट वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अब आपके माइंड में ना एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम रूट 8 को भी हम क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं, बट रूट जो 8 है वो तो प्राइम नंबर नहीं है ना। अब अगर मैं इसको बाहर निकालने की कोशिश करूं, 8 को रूट से बाहर निकालने की कोशिश करूं तो क्या निकलेगा, 2 4 2 2 ये निकलेगा। तो एक के पेयर बन गए, एक तो अंदर ही रहेगा, तो क्या होगा 2√2, है ना। तो देखिए 2√2 इज अगेन एन इरेशनल नंबर, क्योंकि इसके साथ √2 अटैच हो चुका है जो क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के ऊपर जैसे ही रूट आया वो क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। वैसे इरेशनल क्या होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये तो हो गई एक डेफिनेशन जो आप हमेशा क्रैम कर लेते हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, लर्न होने के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, इफ एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स x एंड 18, ये है 36, और HCF x और 18 का वो है 2, देन x क्या है, x का मतलब दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो याद करिए हमने फर्स्ट चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है हमने, LCM इंटू HCF, ये क्वेश्चन 12 है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, राइट। तो हमें एलसीएम क्या दे रखा है, हमें एलसीएम दे रखा है 36 और HCF क्या दे रखा है हमें 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, किन टू नंबर्स की बात हो रही है, ये जो ब्रैकेट में है इन दो टू नंबर्स की बात हो रही है, दैट इज x इंटू 18, यही होता है ना प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, राइट। ओके, तो x इंटू 18, अब 18 यहाँ मल्टीप्लाई का है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड का, तो इसको कैंसिल कर देंगे, 18 2 ज़ा 36, तो 2 2 ज़ा, सॉरी ये x आएगा यहाँ पे, तो 18 2 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, तो x कितना आ गया 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC right angled at B, if tan A equals to √3 then cos A cos C minus sin A sin C, ये वैल्यू निकालनी है। इसके लिए आपकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन 13, कैसे करेंगे ध्यान से देखना इसे। राइट एंगल एट B है एक, ठीक है, तो एक ट्राइंगल है, दिस इज ABC, राइट एंगल एट B, ठीक है। tan A आपको दिया हुआ है √3, ओके, और हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, ठीक है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ओके। A का मतलब क्या है, पर्टिकुलरली इस एंगल की बात हो रही है, तो इस एंगल के सामने वाली साइड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली साइड इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, जो बच गया दैट इज बेस,
राइट। अब हमें दे रखा है tan a इक्वल्स टू √3। इससे मुझे क्या पता चल सकता है? हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर रखे हैं, वो क्या होते हैं? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, भोले, सोना, चांदी, तोले। दैट मीन्स कि साइन ए जो होगा वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan है किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होगा। अब यहाँ पर √3 को मैं क्या √3/1 लिख सकती हूँ? हाँ जी। जैसे ही हमने √3 को √3/1 लिखा, अब हमें पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर आ गया √3 एंड बेस आ गया मेरे पास 1। ठीक है, तो ये आ गया √3, ये आ गया 1, क्या बच गया? हाइपोटेन्यूज बच गया। इसको हम निकाल लेते हैं। कैसे? इन ट्राइंगल ABC क्या कैसे निकालेंगे हाइपोटेन्यूज? बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर है √3 का स्क्वायर, बेस है 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 + 1 AC स्क्वायर दैट इज 4 एंड AC कितना आ जाएगा आपके पास? √4 दैट इज 2। तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई आपके पास? 2। ठीक है, जैसे आपके पास तीनों साइड आ गई हैं, तो अब आप cos A की, cos C की वैल्यू, sin A, sin C की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले cos A, cos किसके इक्वल होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। A की बात हो रही है ना? A के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, तो बेस क्या है? 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 2। राइट। नेक्स्ट cos C की वैल्यू निकालते हैं। cos C अगेन क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बट यहाँ C लिखा है। C के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है? जो एंगल दे रखा होता है उसके सामने वाला फिर हो जाता है परपेंडिकुलर। अब cos C के लिए सामने वाली जो साइड होगी ये बन जाएगी परपेंडिकुलर। ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहती है और फिर C के लिए ये बन जाएगा बेस। राइट। तो cos C के लिए बेस क्या है? ये है, दैट इज √3 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 2। राइट। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे अब sin A की। sin A का कैसे फाइंड कर सकते हैं? sin A, अब A के लिए क्या था? A के लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये है, और साइन का क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज √3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2। सिमिलरली साइन C के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला होगा, दैट इज 1 और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहती है। ओके, तो अब ये वैल्यूज हम कहाँ पुट करेंगे? इसमें जो हमें फाइंड करनी है वैल्यू। ठीक है, तो cos A की वैल्यू आई थी आपके पास 1/2, cos C की वैल्यू आई थी √3/2 माइनस sin A की वैल्यू आई थी आपके पास √3/2 एंड sin C की वैल्यू आई थी आपके पास 1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा? अब √3/2 2 ज़ा 4, √3/2 2 ज़ा 4, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल होकर क्या आ गई? वैल्यू 0। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सॉल्व करके आया 0, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन 13। चलिए करते हैं क्वेश्चन 14। If in the angles of triangle ABC are in the ratio 1:2:3, ऐसे क्वेश्चंस हम 7th 8th 9th में करते आ रहे हैं जब हमें ट्राइंगल के एंगल्स का रेशियो दिया होता है। और हमें क्या बोला गया है? द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल C, जो सबसे बड़ा एंगल है वो एंगल C है। ठीक है, और हमें बतानी है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड A, कॉसेकेंड B, tan A, tan B। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि हमें उसका रेशियो दे रखा है तो हम वहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद हम A की मान लो 30 आ गई वैल्यू और B की आ गई 60 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मान लेते हैं। तो हम फिर क्या करेंगे? सेकेंड 30 की वैल्यू, कॉसेकेंड 60 की वैल्यू, इस तरीके की वैल्यू जो हमने टेबल में कर रखी है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ट्राइंगल ABC, B उन्होंने बोला C बोला उन्होंने सबसे बड़ा है, तो मैं इस तरीके से बना देती हूँ। मैं ऐसे क्यों बना रही हूँ?
बताइए मेरे को, क्योंकि हमें इतना जरूर पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो रेशियोज, उसके अंदर एक एंगल डेफिनेटली किसका होता है, 90 डिग्री का होता है, तभी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगती हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। और मुझे कैसे पता है कि सी जो है वो 90 डिग्री का ही है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि लार्जेस्ट एंगल सी है, और यू नो दैट कि जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो होते हैं ये हमेशा एक्यूट एंगल्स होते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने देखा होगा 90 तक वैल्यू जा रही होती है ना। तो ए और बी क्या हो गए, एक्यूट एंगल्स, यानी कि 90 से लेस, और लार्जेस्ट एंगल उन्होंने सी बोला, तो दैट मीन्स सी जो होगा वो डेफिनेटली 90 डिग्री का होगा, बट हम फिर भी फाइंड करके देखेंगे। ठीक है, तो 1 1 2 ये है, तो मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल ए 1 है, एंगल बी 1 है और एंगल सी है 2। तो क्या हो जाएगा अगर x से मल्टीप्लाई करूं मैं, तो x एंड 2x ये हो जाएगा। तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 के। x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर क्या हो जाएगा, ये 4x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 4, 4 4 सा 16, 2 4 5 सा 20, तो x कितना आ गया आपके पास, 45 डिग्री। तो अब देखिए ये आ गया 45, ये आ गया 45, और 45 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 90। देखिए हमें पहले से ही पता था, है ना। तो जैसे हमारे पास 45 आया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। जैसे सेकेंड ए बोला था, तो हमारे पास आ गया सेकेंड ए दैट इज 45, क्योंकि ए क्या था, एंगल एक्स कितना आया, 45, डिवाइड बाय कॉसेकेंट बी भी कितना आया है, 45, माइनस tan 45 कॉट बी दैट इज अगेन 45। अब हम सब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका टेबल मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ, एक बार प्लीज़ उस टेबल को हम कैसे बनाते हैं उसकी ट्रिक मैंने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बनाई हुई है। आई होप अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपसे आई बटन मिस हो चुका है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारी की सारी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये वीडियो डेफिनेटली मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रही हूँ। सेकेंड 45 जो होता है उसकी वैल्यू होती है √2, कॉसेकेंट 45 अगेन वैल्यू होती है √2, tan 45 की वैल्यू होती है 1 एंड अगेन cot 45 की वैल्यू होती है 1, राइट। तो अब देखिए √2 से √2 कैंसिल, क्या बच गया, 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Next question 15th. The number of revolutions made by a circular wheel of radius 0.7 meter in rolling a distance of 176 meter is. तो सबसे पहले ध्यान से समझिए, डिस्टेंस है आपके पास 176 मीटर। तो मान लेते हैं जैसे कि ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है आपका 176 मीटर का डिस्टेंस है, ओके। और हमें बताने हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, एक सर्कुलर व्हील कितने लगाएगा जिसका रेडियस है 0.7 मीटर। ठीक है, इसको कैसे समझें, इसको समझ लेते हैं इस तरीके से, इससे। ठीक है, देखिए अब ये एक सर्कुलर व्हील समझते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है, और हमें बताने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने रेवोल्यूशंस लेगा, कितने चक्कर लगाएगा। तो देखिए ये हो गया 1 revolution, 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से इसने 7 रेवोल्यूशंस लगाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, जब मैं इसको घुमा रही थी क्या हो रहा था, इसकी बाउंड्री देख रहे थे हम, है ना, इसकी बाउंड्री चेक कर रहे थे। बाउंड्री क्या होती है, लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या होता है, दैट इज सर्कमफ्रेंस, राइट। तो जितना एक चक्कर जितना लगाएगा यानी कि उसका सर्कमफ्रेंस होगा। एक रेवोल्यूशन में मान लो वो एक चक्कर लगा के वो यहाँ तक पहुँचता है, एक रेवोल्यूशन क्या बताता है उसका सर्कमफ्रेंस। तो हम लिख सकते हैं 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, राइट। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है बताइए, 2 पाई r। तो 2
पाई और r हमें दे रखा है कितना 0.7, पॉइंट हटाया, नीचे 10 कैंसिल, ये आ गया आपके पास 44 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 4.4 मीटर। ये आ गया सरकमफ्रेंस। ओके, तो ये हो गया 1 रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर कर जाता है, 4.4 मीटर कवर कर जाता है। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पे छोटे बच्चों वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। 1 रेवोल्यूशन कि में कितने डिस्टेंस कवर करता है, 4.4 मीटर, और 1 मीटर में कितने रेवोल्यूशन कवर कर जाएगा वो, 1/4.4। सिमिलरली अब इतने मीटर में इतने डिस्टेंस, इतना उसने रेवोल्यूशन कवर कर लिया, तो अब हमें 176 का बता देंगे। 176 में कितने कवर करेगा वो, 1/4.4 इंटू 176। क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 मीटर था, ठीक है, उसने एक चक्कर में 10 मीटर कवर कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट में भी कितने कवर कर देगा, 10, नेक्स्ट में 10, नेक्स्ट में 10, नेक्स्ट में 10, नेक्स्ट में 10, इस तरीके से करके वो कंप्लीट कर देगा 50। तो मुझे पता चल रहा है वो 1 2 3 4 5 में कवर कर रहा है ना। तो पता चल रहा है कि हमने टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन, बस पता चल गया हमें। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन। तो 1 रेवोल्यूशन में ऐसा था और टोटल डिस्टेंस क्या है 176, और एक रेवोल्यूशन में 4.4 था। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हटाया, ऊपर 10, इसको कैंसिल करेंगे, ये सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है 4 पे, 4 × 10 दैट इज 40 मीटर नहीं आएगा क्योंकि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है। तो कितने रेवोल्यूशंस लगे उसके, 40 रेवोल्यूशंस लगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, triangle ABC is such that AB equals to 3 cm, BC 2, CA 2.5 cm, और हमें दे रखा है कि ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, and EF equals to 4 cm, then the parameter of DEF हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो हम पहले ड्रॉ करते हैं ABC, ये रहा ABC, AB है 3 सेंटीमीटर, BC है 2 सेंटीमीटर एंड CA है 2.5 सेंटीमीटर, और हमें बोल रखा है कि ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, जिसके अंदर EF जो है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, और हमें बताना है पैरामीटर ऑफ DEF, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल DEF। तो सबसे पहले मुझे बताइए पैरामीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब क्या, हमें फाइंड करना है DE प्लस EF प्लस DF, हमें ये फाइंड करना है, जिसके अंदर से मुझे एक दे रखी है दैट इज 4 सेंटीमीटर, बाकी दो तो हमें फाइंड करनी है ना। कैसे फाइंड करेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है उसकी हेल्प से फाइंड करेंगे। कैसे, देखिए हमें बोल रखा है कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, दैट मीन्स इसकी साइड्स प्रोपोर्शन में है, AB बाई DE, BC बाई EF एंड AC बाई DF, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। AB की वैल्यू क्या है 3, DE की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, BC की वैल्यू 2 है और EF की वैल्यू 4 है, AC की वैल्यू 2.5 है एंड DF की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा 1/2। तो पहली दो को इक्वेट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, DE कितना आ गया 3 2 6, DE आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली लास्ट 2 को इक्वेट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DF कितना आ जाएगा 2 × 5, 2.5 × 2 इज 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 6, ये आ गया 5, वैल्यूज पुट कर देते हैं। DE आया आपका 6, EF था 4 एंड DF आ गया 5, तो 10 + 5 दैट इज 15 सेंटीमीटर। देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन
ऑप्शन बी इज करेक्ट, 15 सेंटीमीटर, राइट। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17th। इन फिगर, ये हमें फिगर दी हुई है, DE पैरेलल है BC के, ओके, एंड AD हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, BD हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, BC हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, देन DE, हमें DE बताना है कि DE किसके इक्वल होगा, ठीक है। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमें ये चीज़ दे रखी होती है DE पैरेलल है BC के, तो हमें क्या लगता है कि हाँ हम क्या लगा सकते हैं, हम BPT लगा सकते हैं, है ना। BPT क्या होती है कि अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो क्या होगा, ये साइड इसके प्रोपोर्शन में होगी, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ये होती है बाय BPT। व्हाट इज BPT? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये चैप्टर 6 में से है। अगर मिस हो चुका है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चैप्टर 6 की प्लेलिस्ट को थ्रू कर सकते हैं, ओके। अगर मैं BPT लगाती हूँ तो इसके अंदर तो AE बाई EC आ रहा है ना, लेकिन मुझे फाइंड करना है DE तो नहीं आ रहा। अगर मैं ये ऐसा यूज करूं कि ट्राइंगल ABC और ADE है ना, अगर मैं ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC को सिमिलर प्रूव कर दूं, है ना, कैसे, ट्राइंगल ADE सिमिलर हो जाए ट्राइंगल ABC के, तो क्या हो सकता है, मैं इसकी साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख सकती हूँ, AD बाई AB इज इक्वल टू DE बाई BC इज इक्वल टू AE बाई AC, है ना। तो क्या होगा, AD 3 है, AB कितना हो जाएगा, AB मतलब पूरा, ये 3 है ये 4 है, तो 3 + 4 टोटल हो जाएगा 7। नेक्स्ट DE मुझे फाइंड करना है, एंड BC कितना दे रखा है 14, तो ये हो गया 14, ओके। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 14 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू DE, कैंसिल कर दिया 2, ये आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया आपका DE। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन B इज करेक्ट, है ना। बट द प्रॉब्लम इज, हमने तो सारा क्वेश्चन कर लिया, हमने तो सारी की सारी ये चीज फाइंड भी कर लिया, आंसर भी फाइंड कर लिया, लेकिन हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि ये इसके सिमिलर है ना। देखिए अगर आपके सब्जेक्टिव होते एग्जाम्स तो आप सबसे पहले इसको सिमिलर प्रूफ करते, किस क्राइटेरिया से यूज करते, फिर आगे सॉल्व करते। अभी तो आप लोगों के ये ऑब्जेक्टिव है तो आपको पता चल रहा है कि हाँ सीधा सीधा सिमिलर लिख सकते हैं, ऐसे आंसर निकाल सकते हैं, बट हाउ कैन यू राइट कि ये इसके सिमिलर है। सिमिलर के लिए क्या होता है, सिमिलर के लिए एटलीस्ट 2 एंगल्स आपके क्या होने चाहिए, इक्वल, है ना। एक क्राइटेरिया आपका ये कहता है। यहाँ बोल रखा है हमें कि DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, बस इसी में सारा का सारा हमारा आंसर छुपा है। कैसे, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हमने क्लास 9th में पढ़े थे, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। ऑल्सो ADE में और ABC में एंगल A क्या है, कॉमन है। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा लिख देती हूँ, एंगल D इक्वल्स टू एंगल B, एंगल E इक्वल्स टू एंगल C, वाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्सो एंगल A क्या है, कॉमन है। तो हम तो कोई 2 एंगल्स ढूंढ सकते हैं, हमने तो तीनों एंगल प्रूव कर दिए कि इक्वल है, तो डेफिनेटली ये इसके सिमिलर है ही, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए करके बताया कि आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों लिख सकते हैं कि ये सिमिलर है, अदरवाइज एग्जाम में आए तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं, क्योंकि आपने तो सिर्फ आंसर वहां पे लिखना है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18th। इफ 4 tan बीटा इक्वल्स टू 3, देन 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा, 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा, ये किसके इक्वल होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। कौन सी एक्सरसाइज में किए थे, हमने किए थे एक्सरसाइज 8.2 में, है ना। ओके, तो बस हमने वैसे वैसे ही इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे इसे। हमें दे रखा है 2 tan बीटा इक्वल्स टू 3, ठीक है। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड का, ये हो जाएगा 3/4। तो मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर भोले सोना चांदी तोले। साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज और टैन परपेंडिकुलर बाय बेस के। ये हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल। तो इसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? ट्राइंगल बना सकते हैं। इसको मान लेते हैं हम बीटा है, ए बी सी। तो बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज 3, ये हो गया बेस दैट इज 4, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज जो हम फाइंड कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर 3 है एंड बेस 4 है। ये हो गया 9 प्लस 16 दैट इज 25। तो AC कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, राइट। तो ये आ गया आपके पास 5। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है 4 साइन बीटा माइनस 3 कॉस बीटा, 4 साइन बीटा प्लस 3 कॉस बीटा, यानी कि हमें वैल्यू चाहिए साइन बीटा एंड कॉस बीटा की। साइन बीटा, साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर क्या है? 3, हाइपोटेन्यूज क्या आई है? 5, तो 3/5। वाई हम यहाँ पे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है ये। नेक्स्ट कॉस बीटा, कॉस बीटा किसके इक्वल होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज के। बेस क्या है? 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 5, तो 4/5। अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। ये हो गया 4 साइन बीटा कितना आया है? 3/5 माइनस 3 कॉस बीटा कितना आया है? 4/5 डिवाइड बाय 4 साइन बीटा अगेन 3/5 प्लस 3 कॉस बीटा अगेन 4/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 12/5 माइनस 12/5, 12/5 प्लस 12/5। तो ऊपर क्या है? प्लस माइनस कैंसल, 0 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24/5। एंड 0 को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? दैट इज अगेन 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर से? देखते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। One equation of a pair of dependent linear equation is -5x plus 7y equals to 2. तो the second equation can be, हमें क्या बोला गया है कि डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस में से एक पेयर तो ये है, दूसरा आपको फाइंड करना है। सबसे पहले याद करिए डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस क्या होती थी। एक बार हम रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 3 के अंदर, जब हमारे पास जनरल इक्वेशंस होती थी, जैसे मान लीजिए फर्स्ट है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, फिर a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इसका क्या मतलब है कि जैसे मैं अभी जैसे क्वेश्चन है उसी में से लिख कर दिखा देती हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन के अंदर ये इक्वेशन दे रखी है आपको, राइट। तो इसके अंदर ये जो होगा वो ये होगा a1, ये होगा b1 और ये होगा c1। ऐसे ही हमें सेकेंड इक्वेशन ढूंढनी है जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। कैसे ढूंढनी है? और कंडीशन हमें दे रखी है कि वो होनी चाहिए डिपेंडेंट। क्या होनी चाहिए? डिपेंडेंट। ये क्या होती हैं? आप याद करिए। सबसे पहले क्या होता है, हम रेशो चेक करते हैं a1 अपॉन में a2 का। अगर वो इक्वल नहीं आता है b1 अपॉन में b2 के रेशो के, तो उसे हम बोल देते हैं इंडिपेंडेंट। और क्या बोलते हैं इनको? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और कैसा सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। याद है टेबल हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.2 की इंट्रोडक्शन में, राइट। ओके, ये तो होती है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होती है? अगर a1 अपॉन में a2 का रेशो इक्वल आ जाता है b1 अपॉन में b2 के रेशो के, बट c1 अपॉन में c2 के रेशो के इक्वल नहीं आता, तो भी वो क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं। और अब क्या हो जाती हैं? वो पैरेलल हो जाती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। और कितने सॉल्यूशंस होते हैं? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। लास्ट वन, थर्ड वन, जब तीनों रेशो इक्वल आ जाए, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 का रेशो, c1 अपॉन में c2 के रेशो के इक्वल आ जाए, देन दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड डिपेंडेंट इक्वेशंस। एंड इसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस।
ऑल्सो इसके कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, राइट। तो ये चीजें थी। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें डिपेंडेंट देखना था। डिपेंडेंट वाला कौन सा केस है, लास्ट वाला केस है, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2 का। तो अब हमारे पास ये तो इक्वेशन है, अब बाकी हमें चेक करनी है, राइट। तो देखिए ये है हमारे पास, बाकी हम क्या करेंगे, एक एक को चेक करेंगे इसका रेशो निकाल के, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये वाली लिख ली है, बाकी मैं ऑप्शंस यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार के लिए। तो मैंने यहाँ पे चारों ऑप्शंस लिख दिए हैं। अब देखिए हमारे पास गिवन इक्वेशन तो ये है, हम बाकी इक्वेशंस को इसी फॉर्म में ले आए, जैसे कि इज इक्वल टू इधर कांस्टेंट है, हम सबका इधर ले आते हैं कांस्टेंट, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल 10x प्लस 14y इज इक्वल टू -4, ये हो गया ए ऑप्शन। -10x माइनस 14y इज इक्वल टू, ये हो गया -4, -10x प्लस 14y, ये इधर आके हो गया -4, एंड ऑप्शन डी में तो ऑलरेडी इधर है ही, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम चेक करते हैं इनका रेशो। फर्स्ट के लिए अगर मैं रेशो चेक करूं ए ऑप्शन के लिए, तो a1 अपॉन में a2 का रेशो चेक करिए। a1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज -5 डिवाइड बाई a2 कितना है 10, ठीक है। कैंसिल होके आ गया आपके पास -1/2। सिमिलरली चेक करते हैं b1 अपॉन में b2 का, 7 एंड 14, 7/14, ये आ गया 1/2। तो क्या -1/2 इक्वल है 1/2 के? नो, हेयर a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो ये तो हमारी डिपेंडेंट नहीं है, राइट। सिमिलरली बी पार्ट का चेक करते हैं, a1 अपॉन में a2 का रेशो चेक करिए। a1 कितना है -5, a2 कितना है -10, कैंसिल होके आ गया 1/2। b1 अपॉन में b2 का चेक करते हैं, b1 इज 7 एंड b2 इज -14, कैंसिल होके आ गया 1/-2। क्या ये दोनों इक्वल है? नो, अगेन a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, अगेन ये डिपेंडेंट नहीं हुआ। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी के लिए a1 अपॉन में a2 चेक करिए। a1 कितना है -5 एंड a2 कितना है -10, कैंसिल होके आ गया 1/2। फिर चेक करते हैं b1 अपॉन में b2, b1 इज 7 एंड b2 इज 14, कैंसिल होके ये भी आ गया 1/2। गुड, बस थर्ड वाला चेक कर देते हैं। बस अब थर्ड में है c1 2 एंड इसमें है -4। अरे यहाँ पर अगर ये माइनस ना आता तो हमारे ये डिपेंडेंट हो जाती, तो यानी कि यहाँ पर a1 अपॉन में a2 इक्वल आया b1 अपॉन में b2 के, बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अगेन ये क्या बनी है, इंडिपेंडेंट बनी है, लेकिन हम फाइंड कर रहे हैं डिपेंडेंट, जो है थर्ड वन, ठीक है, थर्ड कंडीशन। तो अब हम लास्ट, हमारे पास ऑप्शन बचता है, सी भी इनकरेक्ट हो गया। सो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है डी के साथ इसको रिलेट करने का। तो अब करते हैं a1 अपॉन में a2, a1 इज -5, a2 इज 10, कैंसिल होके आ गया -1/2। b1 अपॉन में b2 चेक करिए, 7/-14, कैंसिल होके आ गया -1/2। c1 अपॉन में c2 चेक करिए, 2/-4, कैंसिल होके अगेन -1/2। तो आपके पास क्या आ गई हैं, तीनों रेशो इक्वल आ चुके हैं। जैसे ही तीनों रेशो इक्वल आ गए तो ये क्या हो गई आपकी डिपेंडेंट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसको मार्क करते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इस सेक्शन का। A letter of English alphabet is chosen at random. What is the probability that it is a letter of the word mathematics? वो कह रहे हैं कि मान लीजिए हमने एक बैग लिया और उसके अंदर सारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स डाल दिए। कितने हैं हमारे पास? 26 हैं टोटल। तो इस सिचुएशन को पिक्चराइज करते हैं। ये लीजिए एक बैग जिसके अंदर ABCD सारे के सारे A to Z पड़े हुए हैं। तो टोटल लेटर्स कितने हुए? 26 हो गए अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। हमने एक रैंडम लेटर उठाया, ओके, इसके अंदर ऐसे पड़े हुए थे ABC, ऐसे कार्ड्स में ऐसे पड़े हुए हैं अप टू Z, ओके। तो हमने एक अंदर से एक लेटर उठाया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेटर मैथमेटिक्स वर्ड्स में से होगा? मैथमेटिक्स में देखिए M आ सकता है, A आ सकता है,
THEMATICS। तो ये मैथमेटिक्स के तो ये लेटर्स हैं, राइट। तो इसके अंदर से कितने लेटर्स हैं कि हम बाहर निकाले तो वो मैथमेटिक्स में से आए। जैसे कि M आएगा, A आ सकता है, T आ सकता है, HEM फिर से रिपीट हो रहा है, हमने तो लेटर एक ही निकालना है तो ये हम ड्रॉप कर देंगे। A फिर से रिपीट हो रहा है, ये भी ड्रॉप। T से फिर से रिपीट हो रहा है, ड्रॉप। फिर बच गया I, फिर बच गया C, फिर बच गया S। यानी कि इस बॉक्स में से 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 लेटर्स में से कोई एक लेटर निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, राइट। तो देखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि बैग में टोटल लेटर है ही कितने हैं, टोटल है 26, A to Z है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या है कि वो मैथमेटिक्स वर्ड्स में से होंगे। तो मैथमेटिक्स में कितने डिफरेंट लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं, ठीक है। अब क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी कि वो मैथमेटिक्स वर्ड का लेटर होगा। तो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम विच इज इक्वल टू 8 बाय 26, कैंसिल होके आ गया 4 बाय 13। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, देखिए फर्स्ट 4 बाय 13। सो ये था आप लोगों का सेक्शन A। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन B। थैंक यू।